आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। उसमें कल अपने तीसरे लेक्चर में ये सब पढ़ लिया था, ऊपर वाला नॉर्मल शिफ्ट अपने पढ़ लिया था। एक बार वापस समझ लेते हैं। ये कोई क्लास लैब है, ठीक है। यहाँ कोई दर्शक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये किरणें निकली, ऐसे ऐसे जाकर किरणें बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाया था, तब क्या बनी थी? इमेज। इमेज इमेज यहाँ पर बनी है, ये हो गया आई, ये हो गया ओ, ठीक है। ये इमेज बनी थी। इमेज किस तरफ शिफ्ट हो गई? इस तरफ। लाइट की दिशा में इमेज शिफ्ट होती है, तो लाइट की दिशा में इमेज शिफ्ट हो गई। तो ये तो था आपने नॉर्मल शिफ्ट। किरण कैसी जानी चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी, लेकिन गई कैसे? ऐसे। तो अब ये जो शिफ्ट हुआ है ना इस किरण के, ये 90 डिग्री पर, ये इसको क्या कहते हैं अपन? यहाँ लिखता हूँ डेल। इसको कहते हैं पार्श्व विस्थापन, लेटरल शिफ्ट। ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? एन एस बराबर टी कोष्टक 1-1/म्यू। और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? डेल बराबर टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है। ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, न कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ठीक है। अगर सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाएगी तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये मैंने अब डायग्राम बना लिया है। ये माध्यम है सघन, ये माध्यम है विरल, ठीक है। इसका अपर्णांक मान लिया म्यू। अब किरण कहाँ जानी चाहिए? TIR की पहली शर्त क्या है? किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो मान लिया हमने ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, देखो, ठीक है। तो कुछ तो क्या हो जाएगी? इस माध्यम से चली जाएगी। कुछ किरण क्या होगी? इसका कुछ भाग क्या है? वापस इसमें परावर्तित हो जाएगा, कुछ अपवर्तित हो। इसको तो कहेंगे अपवर्तन। अपवर्तित किरण है ये कौन सी है? परावर्तित, ठीक है। ये कौन? आई, आपतन कोण। ये कौन हो गया? परावर्तन कोण। और ये कौन कौन सा होगा? ये आई है, तो ये हो जाएगा आर, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन कोण बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आई का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसे बढ़ा दिया तो कुछ भाग तो ऐसे अपवर्तित हो जाएगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा क्षण आएगा जिस पर किरण अपन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते थीटा सी पर, जब आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? थीटा सी, मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा। तब किरण क्या है? सीधी निकल जाएगी इस सतह से। और इस अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। और किरण क्या है? उस सरफेस से निकल जाती है, ठीक है। तो अपवर्तित किरण सतह से निकल जाएगी और कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा? परावर्तित, ठीक है। इस कोण को अपने ध्यान रखना है, किसको? थीटा सी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब अगर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक ऐसी स्थिति आएगी कि इस कोण का मान एक ऐसी स्थिति आएगी जब कोण का मान क्या हो जाए, इस थीटा सी से ज़्यादा, इस थीटा सी से क्या हो जाए, ज़्यादा। तब क्या है, किरण अपवर्तित नहीं होकर क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी इसी माध्यम में। अब इस माध्यम में कोई किरण नहीं जाएगी। जब इसी माध्यम में वापस आ जाए, जब ये कोण आपतित आपतन कोण का मान कितना हो जाए, इस थीटा सी से इस थीटा का मान क्या हो जाए, बड़ा। जब ये थीटा सी से इस थीटा या आपतन कोण का मान बड़ा होगा तभी ये क्या हो जाएगा, इसी वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100% क्या हो गया, परावर्तन, 0% अपवर्तन। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, TIR, TIR। समझ में आया? ये डायग्राम यहाँ पर समझ लो और नोट से बना लेना। ठीक है, एक बार नोट से समझ लो आप। ये देखो क्या है, TIR के समय क्या होता है, 0% क्या होता है अपवर्तन, 100% क्या होता है परावर्तन। ये माध्यम विरल और ये माध्यम हो गया सघन। ठीक है, ये माध्यम क्या हो गया, सघन। ये कोई मान लिया बल्ब है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, ये अभिलंब हो गया। ये लाइट यहाँ इस सतह से टकराई, कुछ तो बाहर निकल गई, उसको कह दिया अपवर्तित किरण, और कुछ वापस आ गई, इसको कह दिया परावर्तित किरण। ठीक है, जैसे जैसे इस थीटा का मान बढ़ा तो ये क्या मतलब, इस अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ने लगा ऐसे, और परावर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगा। जैसे एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिससे अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, यानी किरण इस सतह से निकल जाए। ठीक है, तब इस कोण को क्या कहेंगे, थीटा सी। थीटा सी क्या है, क्रांतिक कोण, वह कोण जिस पर आपतन मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री। जब इस थीटा सी से ज़्यादा कोण देंगे ना, 1 डिग्री भी, तब क्या होगी, ये अपवर्तित किरण वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित। ये आपतित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब 90 डिग्री तक तो इस सतह से निकल रही, 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, जब इस थीटा का मान थीटा सी से ज़्यादा होगा तब क्या हो जाएगा, TIR वापस आएगी, मतलब 100% हो गया परावर्तन, 0% क्या हो गया अपवर्तन। यही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए पहली शर्त क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जानी चाहिए। दूसरी, थीटा का मान थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, TIR। अब क्रांति कोण, क्रांति कोण आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ये क्रांति कोण, ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों मतलब एक उदाहरण ले लिया अपन ने। उदाहरण क्या है, ये कोई सतह ले ली, ये इसका अभिलंब हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई किरण थीटा सी कोण मतलब क्रांति कोण पर आ गई, आपतन कोण का मान क्या हो गया, थीटा सी, मतलब क्रांति कोण के बराबर हो गया। और ये माध्यम क्या है, एयर, ये कोई म्यू अपूर्णांक का माध्यम है। ठीक है, मतलब ये हो गया सघन माध्यम, ये क्या हो गया, विरल माध्यम। तो जब थीटा सी पर आती है तो अपन को पता है किरण क्या है, किरण 90 डिग्री पर निकल जाती है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, ये कोण 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब सीधा स्नेल का नियम लगा दो। तो अपने स्नेल का नियम में क्या कहते हैं, जिस तरफ का अपवर्तनांक लेते हैं उसी माध्यम के क्या लेते हैं, कोण लेते हैं। ठीक है, तो म्यू साइन कोण का मान क्या है, ये थीटा सी। ठीक है, बराबर क्या हो गया, इधर हवा है तो हवा का म्यू बराबर कितना होता है, 1, तो म्यू 1 लिख दूँ सीधा। साइन कितना है, कोण कहाँ से लेते हैं, अभिलंब से। अभिलंब कौन सा है, ये अभिलंब से इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया,
1/म्यू। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया 1/म्यू। ठीक है, अगर बाहर एयर ना दे, ये देखो, यदि माध्यम में एयर ना दे, बाहर क्या दे, एयर ना दे, कोई अन्य माध्यम दे दे जो कि इस सघन माध्यम से इसका मान अपवर्तनांक क्या हो, कम हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो सेम स्नेल का नियम लगाना है। ये तो अपने हो गया साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया 1/म्यू। ठीक है, अब क्या है, ये कौन है, थीटा सी। थीटा सी पर डालेंगे तो क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। अब ये माध्यम क्या हवा ना होकर क्या μ2 ले लिया, ये माध्यम μ1 ले लिया, तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, जिस तरफ का माध्यम उस तरफ का कोण, तो क्या हो गया μ1, इस तरफ कोण कौन सा है, थीटा सी, तो साइन थीटा सी बराबर, अब माध्यम क्या है μ2 साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 1, तो क्या हो गया साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया μ2/μ1। ठीक है, क्या हो गया μ2/μ1। ये अब इसको रटना नहीं है, अपने एक सीधा कंसेप्ट है। अब ये माध्यम कौन सा है, दो, माध्यम दो क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम। इसका मतलब ये कौन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी, क्योंकि ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। सघन माध्यम हमेशा नीचे आएगा, विरल माध्यम ऊपर आएगा, तो ये क्या मान हो गया, बड़ा। तो अब से ये ध्यान रखना है कि छोटी वैल्यू को हमेशा ऊपर रख दो, बड़ी वैल्यू को नीचे रख दो, फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने पीछे पढ़ा है कि म्यू बराबर क्या होता है, C/V। सी क्या है, प्रकाश की चाल, V है माध्यम की चाल, तो μ1 बराबर क्या हो जाएगा, μ1 बराबर C/V1। सी का मान तो फिक्स रहता है। μ2 बराबर क्या हो जाएगा, C/V2। ठीक है, V क्या है, चाल। अब साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, पहले μ2 का मान क्या है, C/V2। μ1 का मान क्या है, ये C/V1, तो नीचे आ जाएगा C, V1 ऊपर चला जाएगा, ये से ये कट गया, तो क्या आ गया V1/V2। ठीक है, तो साइन थीटा सी बराबर क्या है, μ2 तो μ1, V1/V2। सीधा ध्यान रखना है, तो क्या है, छोटी अपॉन बड़ी वैल्यू, ये क्या है, सीधा कंसेप्ट, सीधा क्वेश्चन करना है तब एक लाइन। ठीक है, तो अपन को एक कंसेप्ट ये ध्यान है कि V बराबर क्या होता है, F लैम्बडा। F क्या होता है, कांस्टेंट, तो V समानुपाती क्या होता है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्ध्य। ये हटा रहा हूँ, मैं देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी बराबर क्या आ गया, μ2/μ1 आ गया, V1/V2 आ गया। अब लैम्बडा लेंगे, लैम्बडा क्या होता है, V के समानुपाती, वेग के समानुपाती, समानुपाती है तो क्या हो जाएगा, λ1/λ2। और सीधा ध्यान रखना है, तो आपने याद क्या रखना है, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। अब ये पूरा आपने याद होना चाहिए, कौन सा, ये। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, μ1 साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, μ2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो μ1 साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, μ2, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, ये μ1 आ जाएगा, ये μ1 इस μ2 नीचे आ जाएगा, तो μ2/μ1,
तो म्यू टू का मान क्या है, विरल माध्यम में ऊपर विरल माध्यम का आया, नीचे सघन माध्यम का, सघन का म्यू हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो गया, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। तो सी अपॉन वी, तो म्यू वन बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी वन। म्यू टू बराबर क्या हो गया, सी अपॉन वी टू। वी क्या है, साल, और अपन को ये यहाँ से किया तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और v बराबर क्या होता है, एफ लैम्बडा, एफ सेम रहती है, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, इसलिए v वन बराबर क्या हो गया, लैम्बडा वन, ठीक है। अब अगले पेज पर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, सीधा फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो कुछ मत याद रखो, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू ये, और म्यू टू अपॉन म्यू वन, वी वन अपॉन वी टू, लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, ठीक है। ये पूरा इसका सार है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है माध्यम वन जिसका वेग क्या है, वी वन बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या है, मीडियम टू जिसका क्या है, वेग दे रखा है वी टू 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रांतिक कोण। तो सीधा ही अपन को फॉर्मूला याद रखना है, क्या, साइन थीटा सी बराबर छोटी वैल्यू अपन, इससे सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता है, फॉर्मूला रटने याद रहे नहीं रहे, छोटी वैल्यू अपन बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अब इस वेग में से छोटी वैल्यू कौन सी है बताओ, 1.5 है या 2, 1.5, तो 1.5 × 10⁸, ये कितना है, 2 × 10⁸, ठीक है। 10⁸ से 10⁸ कट गए तो कितना रह गया, 15/20। ये पॉइंट हटा दिया तो क्या आ जाएगा, एक जीरो नीचे लग जाएगा। तो 15 में 5 का 3 बार, इसमें 4 बार, तो कितना आ गया, 3/4, ठीक है। 3/4 आ गया, ठीक। एक बार ये हटा देता हूँ मैं, आप देख लेना वापस, ठीक है। तो साइन सी थीटा सी बराबर क्या हो गया, 3/4। तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, सामने जाएगा साइन तो क्या हो जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ये अपने वैल्यू, ये अपने आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये। अब अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यम वन, इसका क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्बडा वन बराबर 3500 एंगस्ट्रॉम। मीडियम सेकंड, लैम्बडा टू क्या है, 700 एंगस्ट्रॉम। क्या ज्ञात करना है, थीटा सी मतलब क्रांतिक कोण। तो सीधे साइन थीटा सी बराबर छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, छोटी वैल्यू किसकी है, 3500 एंगस्ट्रॉम बट्टे 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 35 और 70 कितने, 35 का एक बार, 70 में 2 बार, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन थीटा सी बराबर 1/2, ठीक है। थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2,
2। ये अपने आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आंसर क्या दे रखा है, थीटा सी बराबर 30 डिग्री। तो अपन को पता है साइन, यहाँ से देख लो, साइन थीटा सी बराबर क्या था, 1/2। एक साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ रख दो, साइन थीटा सी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा सी का मान कितना आ जाएगा, थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है अपन ने, सीधा ऐसे लिख दिया ऊपर वाले क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यम में प्रकाश की, माध्यम में प्रकाश 10x दूरी तय करने में t1 समय लगाता है तथा निर्वात में 7x दूरी तय करने में t2 समय लगाता है। तो थीटा सी कितना होगा, मतलब क्रांति कोण ज्ञात करना है। अब माध्यम 1, ये मीडियम 1 हो गया। इसमें 10x दूरी तय करने में समय कितना है, t1। और मीडियम 2 में कितना है, 7x दूरी तय करने में t2। क्या अभी ये फॉर्मूला लगा दें कि साइन थीटा सी बराबर छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। ये फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग दे रखी है। यहाँ 7x दे रखा है, तो यहाँ t1 दे रखा है, मतलब एक दूरी दे रखी है तो दूसरा समय दे रखा है। अगर दोनों समय होते तो ये फॉर्मूला लग जाता, अगर दोनों दूरी होती तो ये फॉर्मूला लग जाता, अगर दोनों वेग होते तो फॉर्मूला लग जाता, अगर ये तरंग दैर्ध्य होते दोनों तो फॉर्मूला लग जाता। यहाँ पर क्या है, अलग अलग दे रखे हैं, तो अपन को सीधा मेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, ज्ञात क्या करना है, थीटा सी ज्ञात करना है। तो अपन को पता है साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, v1 अपॉन v2। v क्या है, वेग, तो दूरी और समय से क्या आ जाएगा, वेग निकल जाएगा और थीटा सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, v1 अपॉन v2। तो v1 का मान कितना है, तो v1 का मान के लिए दूरी कितनी है, v1 के लिए माध्यम 1, v1 किसका, माध्यम 1 का, तो दूरी है 10x, समय है t1। ठीक है, v2 के लिए दूरी कितनी है, 7x और समय है t2। ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले में अपन को, इस फॉर्मूले में छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। यहाँ 10x और t1 वगैरह इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाला हटा रहा हूँ। तो साइन थीटा सी बराबर क्या है, v1 अपॉन v2। तो v1 का मान कितना है, 10x t1। v2 का मान कितना है, 7x, क्या है 7x। तो 7x क्या है, नीचे आएगा क्योंकि v2 नीचे है ना, ये, तो ये 7x और दूरी ऊपर चले, टाइम ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा t2। x से x कट गया, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया, 10/7 t2/t1। ठीक है, तो ये आ गया मान। ठीक है, अगर अपन को थीटा ज्ञात करना, थीटा सी, तो थीटा की फॉर्म में ले जाते हैं, कोण की फॉर्म में। तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सामने जाएगा तो इनवर्स कितना हो जाएगा, 10 t2/7
T1। तो ये हो गया अपने आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने सब चीज़ लिखी है कि क्यों फॉर्मूला लगाया है, क्यों नहीं लगाया। ठीक है, ये देखो साइन थीटा सी बराबर V1/V2, माध्यम 1 के लिए V1, माध्यम 2 के लिए V2। यहाँ छोटे बड़े का पता नहीं चल रहा है, हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो गया 10x/T1 T2/7x। ठीक है, एक डाउट आपके ये भी आ सकता है क्या कि V1 को ऊपर क्यों लिखा और V2 को नीचे क्यों लिखा इस फॉर्मूले में। क्या था ना V1/V2। ठीक है, तो V1 को तो ऊपर ले लिया और V2 को नीचे क्यों लिया। देखो यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल और ये क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके रेस्पेक्ट में क्या दे रखे हैं दूरी और समय। तो अपन को पता है निर्वात में साल सबसे क्या होती है अधिक, इसलिए V2 को नीचे लिया। ये यहाँ पर नीचे क्यों लिया, क्योंकि निर्वात में चाल अधिक होती है, तो छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है, बड़ी वैल्यू नीचे रखनी। अपवर्तनांक निर्वात का कम होता है, इसका मतलब साल क्या होती है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए लिया। ये आपका डाउट आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ रखा है, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, ये कोई आपतित किरण है, इस सतह से टकराई फिर बाहर निकल गई ऐसे। ठीक है, ये ऐसे अभिलंब दे रखा है, ये कौन कितना डिग्री दे रखा है 45 डिग्री, ये ऐसे किरण आ रही। ठीक है, ये मार क्या है हवा एयर, और इसका अपवर्तनांक क्या है म्यू। ये बिंदु हो गया P। ठीक है, तो बिंदु P पर TIR हो तो म्यू ज्ञात कीजिए। इस म्यू का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर TIR हो, TIR मतलब किरण वापस उसी माध्यम से ली गई। कैसे, इस किरण इस माध्यम में आई, इस माध्यम में आई तो यहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद सीधी बार वापस नहीं निकली, क्या हो गई वापस इसी माध्यम में लौट कर आ गई। तो यहाँ क्या हो गया TIR। अब TIR होने पर क्या है, TIR की शर्त क्या है, TIR की पहली शर्त है कि बार मतलब माध्यम क्या होना चाहिए, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम। ये क्या है सघन माध्यम हो गया क्योंकि बाहर हवा है, बाहर की सारी विरल माध्यम है। दूसरी शर्त क्या है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा सी से क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। थीटा का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दे रखा है, ये हो गया थीटा। अपन को थीटा नहीं दे रखा है, ये कौन कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। थीटा सी ज्ञात करना, मतलब म्यू ज्ञात करना। म्यू कैसे ज्ञात होगा कि साइन थीटा सी बराबर क्या होता है 1/म्यू होता है, या μ2/μ1 होता है। छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू होती है, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे। साइन लेने पर क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री साइन थीटा सी। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो यहाँ रख देंगे 1/√2 बराबर साइन थीटा सी। साइन थीटा सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा सी बराबर क्या होता है 1/म्यू, या फिर क्या होता है μ2/μ1। क्या होता है बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू, गलत, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। तो हवा है, इसका अपवर्तनांक कितना है 1, और नीचे क्या है μ1 कितना दे रखा है म्यू। हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर निशान क्या रहेगा यस। ठीक है, तो साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा,
हवा का अपवर्तनांक 1 और म्यू है, ये वैल्यू होगी छोटी इसलिए ऊपर रखा, ये वैल्यू बड़ी है इसलिए नीचे रखा। ठीक है, तो साइन थीटा सी बराबर क्या है 1/म्यू, तो 1/√2 और ये निशान और यहाँ क्या रख देंगे म्यू। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या आ जाएगा म्यू का मान √2 से क्या होगा छोटा, म्यू का मान क्या होगा √2 से छोटा। यही मान आ रहा है, यही मान यहाँ पर आ रहा है, ये देखो म्यू का मान क्या है √2 से छोटा होना चाहिए। गलत, सॉरी, म्यू का मान √2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये किरण क्या होनी TIR करेगी और बाहर निकलेगी। समझ में आया? सॉरी मैंने सही ध्यान नहीं रखा। म्यू का मान √2 से क्या होना चाहिए बड़ा, √2 से क्या होना चाहिए बड़ा। ये देखो एक बार क्वेश्चन कॉपी से देख लेते हैं। ये क्या बिंदु P पर TIR हो तो म्यू ज्ञात किया, P पर TIR मतलब TIR की शर्त है थीटा का मान क्या होना चाहिए थीटा C से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ साइन लेने पर साइन 45 और साइन थीटा C हो गया, तो साइन थीटा C बराबर क्या 1/म्यू, छोटी अपन बड़ी वैल्यू, तो 1/√2 साइन 45 का मान और साइन थीटा 1/म्यू, तो म्यू का मान क्या हो गया √2 से बड़ा होगा, तभी ये TIR करेगा। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, TIR बिंदु P पर हो रहा है, तो इन ऑप्शन में से एक का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है, साइन थीटा इस थीटा, ये त्रिभुज दे रखा है, बाहर एयर दे रखा है, इस त्रिभुज को कहाँ पानी में रखा गया है, इसका अपवर्तनांक क्या है म्यू बराबर 4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये त्रिभुज अपने दे रखा है, ठीक है, यहाँ से किरण आ रही है और इस त्रिभुज का माध्यम कितना है अपवर्तनांक कितना है 3/2 और इस माध्यम में किसी माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक कितना है 4/3। ठीक है, इस P बिंदु पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि TIR हो रहा है P बिंदु पर, तो ज्ञात हमने थीटा ज्ञात करना है। तो ये कोण कितना होगा, सीधी किरण आ रही है मतलब 90 डिग्री, ये थीटा दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण पूरा 90 डिग्री क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब बाउंड्री से कितने 90 डिग्री पर होता है, तो ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये इतना 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को इस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस थीटा को कैसे कहें, P बिंदु पर TIR हो रहा है TIR हो रहा है, तो TIR की शर्त क्या है, TIR की शर्त थीटा का मान क्या होना चाहिए थीटा C से बड़ा। अब थीटा का मान कितना है, कुछ नहीं दे रखा मतलब थीटा ही दे रखा है, तो दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा C। ठीक है, अब अपन को पता है कि साइन थीटा C का मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा C बराबर क्या होती है, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब 3/2 का मान कितना होता है 1.5 और 4/3 का मान कितना होता है 1.33। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन, 3/2 बड़ा, इसलिए छोटी वैल्यू ऊपर, 4/3 आ जाएगा ऊपर, और बड़ी वैल्यू 3/2, 3/2, इस 3 से ये 3 कट जाएंगे, 4 चले जाएंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 8। ठीक है, सॉरी कटेंगे नहीं, ये नीचे आ जाएगा 3, तो 8/9। ठीक है, कितना आ जाएगा 8/9। तो साइन थीटा का मान, थीटा C का मान कितना हो गया 8/9, तो ये मान यहाँ रख देंगे, तो साइन थीटा
और यहाँ रख दिया 8/9। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। तो अपने आ गया साइन थीटा का मान 8/9 से बड़ा होगा। थैंक यू।